इसका लिंक चेंज हुआ है। अच्छा, एक जो है मसल पार्ट नहीं है, बाकी सारे पार्ट हैं ऑफ द थीना रेमिनेंस। तो जो 3 मसल्स थीना रेमिनेंस का पार्ट है उसमें आता है ये वाला अपोनेंस पॉलिसिस सबसे डीप, फिर उसके ऊपर यहाँ जो ये कट एंड नजर आ रहा है ये एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये जो इसके साथ एक और का कट एंड नजर आ रहा है ये फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो ये जो 3 मसल्स हैं ये थीनर एमिनेंस फॉर्म करते हैं। थंब का जो 4th मसल है जो यहाँ पे नजर आ रहा है लेकिन थीनर एमिनेंस में काउंट नहीं करते हैं, वो ये मसल है पूरा वाला जिसका डबल ऑरिजिन होता है, एक यहाँ से और एक नीचे यहाँ से, और ये है जो आपका मेन एडक्टर पॉलिसिस। अगेन ये ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ए बी, और फ्लेक्सर पॉलिसिस थीना रेमिनेंस है। थंब का 4th मसल एडक्टर पॉलिसिस थीना रेमिनेंस का पार्ट नहीं है। ये 3 मसल्स आपके थंब के हो गए हैं इस साइड पे। फिर हाइपोथीनर में आते हैं तो मसल्स के सिर्फ नाम का एंड पार्ट चेंज हो जाता है, पॉलिसिस की जगह डिजिटी मिनिमी हो जाता है, बाकी मसल्स वही रहते हैं। तो अगेन सबसे डीप आपका वहां पे ओपोनेंस था, यहाँ पे भी ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी है, उसके ऊपर फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है, और उसके ऊपर एडक्टर डिजिटी मिनिमी है। कोई एबडक्टर डिजिटी मिनिमी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये थीनर हाइपोथीनर एमिनेंस हो गए। नेक्स्ट जो फिर मसल्स रह जाते हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ मसल्स होता है क्योंकि ये ओनली मसल्स हैं जिनका मतलब हैंड में मोर और लेस जिनका ओरिजिन बोनी नहीं है। तो ये आपके लम्ब्राइकल्स होते हैं। कितने 4 आपके सेट्स ऑफ 4 लम्ब्राइकल्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, 2 3 और 4। और इन 4 लम्ब्राइकल्स का जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली टेंडन्स के ऊपर से होता है, और इंसर्शन इनकी यहाँ पे फ्लेक्सर एक्सटेंसर हुड्स में जाके होती है। तो इनका जो ओरिजिन है बेसिकली ये जो टेंडन्स नजर आ रहे हैं ये चारों, ये आपके फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स हैं। तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन यूं पास करते हैं और इसके ऊपर से आपके जो लम्ब्राइकल्स हैं वो ओरिजिन लेते हैं। जो पहले 2 लम्ब्राइकल्स हैं उनके वो सिंगल होते हैं, और जो अगले 2 हैं उनका बोथ साइड से ओरिजिन होता है। इंसर्ट ये जाके लैटरल साइड पे ही आपके वो करते हैं एक्सटेंसर हुड्स के। फिर फंक्शंस में अभी बाद में आता हूँ। जो ओपोनेंट्स हैं और जो फ्लेक्सर्स हैं उनका तो सिंपल है कि फंक्शन क्या होगा। लम्ब्राइकल्स का जो जो थोड़े स्पेसिफिक मसल्स हैं उनका भी मैं बाद में बताता हूँ। ये लास्ट लेयर ऑफ मसल्स है। ये सबसे डीपेस्ट लेयर ऑफ मसल्स है ये, क्योंकि आपको यहाँ पे बोन्स मेटाकार्पल स्ट्रेटम नजर आ रहे हैं। तो इनके ऊपर से जो ओरिजिन इंसर्शन लेते हैं वो ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इंट्रोशिया जिन्हें कहते हैं। ये 2 सेट्स होते हैं, पामर और डोर्सल इंट्रोशिया, जो कि बेसिकली ओरिजिन लेते हैं इन्हीं मेटाकार्पल से और जाके एक्सटेंसर रिफ्लेक्सर और एक्सटेंसर हुड्स में जाके इनकी साइड से इंसर्शन होती है। तो थोड़ा एक्शंस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये नीचे वाले व्यू में ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं कि आपके जो होते हैं डिफरेंस थोड़ा सा क्या है। बेसिकली जो मिडल फिंगर है ये वाली, इसके ऊपर कोई पामर इंट्रोशियाई नहीं एग्जिस्ट करते। निमोनिक है पैड का, पी ए डी पैड, और डैब डी ए बी। तो बेसिकली पामर जो है वो एडक्ट करते हैं और डॉर्सल एबडक्ट करते हैं। तो जो पामर इंट्रोशिया है इन सब का काम है एडक्ट करना। एडक्शन होती है मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, इसमें मिड लाइन हम मिडिल फिंगर लेते हैं।
तो जिस तरह यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मिड लाइन ही मिडल फिंगर है तो आप इसकी तरफ मिडल फिंगर तो ला नहीं सकते हो। मिडल फिंगर या इस साइड पे जा सकती है या फिर इस साइड पे जा सकती है। तो मिडल फिंगर इटसेल्फ की कोई एडक्शन नहीं होती है, उसकी सिर्फ एबडक्शन होती है। तो इसीलिए इसका कोई पामर इंट्रोशिया एग्जिस्ट नहीं करता है। जो सारे पामर इंट्रोशिया हैं वो 1 2 3 और 4 साइड वाले सारे फिंगर डिजिट्स के होते हैं, इसका कोई भी नहीं होता है। और इसी में जब आप रिवर्स करते हो तो जो लिटिल फिंगर है और जो थंब है, इन दो के एबडक्टर्स नहीं है, इनके सिर्फ एडक्टर्स हैं। इनके एबडक्टर्स इंट्रोशिया में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अपने डेडिकेटेड एबडक्टर्स हैं, जो अभी हमने थीनर हाइपोथीनर एमिनेंस में किए थे, वो आके इनकी एबडक्शन करवाते हैं। तो बाकी जो सारे डिजिट्स हैं उनकी एबडक्शन के लिए 4 सेट्स ऑफ डोर्सल इंट्रोशिया हैं, जिसमें अगेन मिडल फिंगर दोनों साइड पे अगर जाएगी, क्योंकि सिंस ये हमारी मिड लाइन है तो आइदर साइड पे इसका जाना एबडक्शन ही होगा, एडक्शन नहीं होगा। तो इसके 2 एबडक्टर्स हैं एंड नो एडक्टर्स। उसके अलावा फर्स्ट डिजिट का एबडक्टर है और थर्ड डिजिट का एबडक्टर है, सॉरी फोर्थ डिजिट और सेकंड डिजिट। जो फर्स्ट डिजिट थंब है और जो लास्ट डिजिट है, इनके अपने डेडिकेटेड एबडक्टर्स हैं, इनके इंट्रोशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मसल ग्रुप्स हमारे पास यही है। थोड़ा अगर हम एक्शंस की बात करें तो लम्बराइकल्स के सिर्फ एक्शन रह गए। तो जो कि लम्बराइकल्स का एक्शन होता है बहुत स्पेसिफिक एक्शन होता है। लम्बराइकल्स जो हैं फ्लेक्स करते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, जो कि ये वाला जॉइंट बनता है मेटाकार्पोफेलेंजियल, while simultaneously extending interphalangeal joints। तो ये एक बहुत स्पेसिफिक एक्शन होता है जिसमें आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स को ये फ्लेक्स करेंगे, इन सारे जॉइंट्स को, और साइमल्टेनियसली इन सारे जॉइंट्स को ये एक्सटेंड करेंगे। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सा एक्शन होता है। बाकी हमने डोर्सल इंट्रोशिया का एक्शन कर लिया है, पामर का भी कर लिया है। एडक्टर पॉलिसिस ऑब्वियसली एडक्ट करेगा थंब को, ओपोनेंस पॉलिसिस ऑपोजिशन कराता है, एबडक्टर पॉलिसिस एबडक्शन कराता है, फ्लेक्सर पॉलिसिस फ्लेक्शन कराएगा। फिर डिजिटी मिनिमी में आते हैं तो ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी ऑपोजिशन कराएगा, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी एबडक्शन कराएगा, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी फ्लेक्शन कराएगा। नर्व सप्लाई अभी मैं बताता हूँ इन सब की, क्योंकि नर्व सप्लाई फेयरली आसान है। इसका एक बहुत फेमस निमोनिक होता है LO, सॉरी O है, OA और F। ये लोफ होता है। तो जो हैंड होता है उसमें हम लोफ मसल्स जो हैं वो सप्लाइड होते हैं विद मीडियन नर्व। तो ये लोफ मसल्स बेसिकली 4 मसल्स बनते हैं, जिसमें आपके आते हैं 2 लम्बराइकल्स O से OAF। फिर बेसिकली आपका जो थीनर एमिनेंस है वही बनता है। ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस। जो लम्बराइकल्स हैं उनकी 2 में स्प्लिट है। 2 में स्प्लिट क्यों है? अच्छा, उनकी 2 में स्प्लिट इसलिए है क्योंकि जो लम्बराइकल्स हैं वो ओरिजिन कहाँ से ले रहे थे? लम्बराइकल्स बेसिकली आपका ओरिजिन ले रहे हैं, ये नीचे से आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से। और कल हमने किया था कि जो हैंड है उसमें एक ही मसल है जिसकी स्प्लिट सप्लाई है पूरे तकरीबन अपर लिम्ब में, और वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। तो सिंस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की ही स्प्लिट सप्लाई है, तो इसके ऊपर जो आपके लम्बराइकल्स हैं उनकी भी इसी तरह स्प्लिट सप्लाई है, मीडियल और लैटरल 2 की। तो जो आपका लैटरल साइड बनती है वो सप्लाइड होती है बाय मीडियन नर्व, और जो मीडियल साइड होती है वो सप्लाइड होती है बाय अल्नर नर्व। तो मीडियल टू लम्बराइकल्स और मीडियल टू टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अल्नर नर्व से सप्लाइड है। लैटरल टू लम्बराइकल्स और लैटरल टू टेंडन्स ऑफ
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीडियन नर्व से सप्लाइड है। इनमें बस से थोड़ा सा डिफरेंस आता है लम्बराइकल्स की सप्लाई में, बाकी लम्बराइकल्स का हमने एक्शन कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आर्टरीज की डॉर्सल और पामर आर्चेस में। ये इस डायग्राम में बहुत इजीली आपको इसका वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है डॉर्सल और पामर आर्चेस का। बेसिकली 2 आर्चेस ये फॉर्म होती हैं, एक ये थोड़ी सुपरफिशियल और ज्यादा डीप वो सुपीरियर कह सकते हो या डिस्टल कह सकते हो आर्च है, जो सुपरफिशियल पामर आर्च है ये ऊपर वाली, और एक थोड़ी डीपर लेकिन ज्यादा प्रॉक्सिमल आर्च है जो ये डीप पामर आर्च है। तो ये दोनों आर्चेस बेसिकली अगर आप पीछे तक ट्रेस करो तो 2 ही आर्टरी से आ रही हैं। यहाँ से ये दोनों आ रही हैं अल्नर साइड से, अल्नर आर्टरी से, और इधर से स्प्लिट होके आ रही हैं दोनों रेडियल आर्टरी से। अब जो कि लिटिल फिंगर वाली साइड है ये वाली, इस पे जो मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है वो अल्नर आर्टरी करती है, और जो सुपरफिशियल पामर आर्च की। और अगेन इस साइड पे अगर देखें तो जो थंब वाली साइड है उस पे डीप पामर आर्च की मेजर कंट्रीब्यूशन आपकी करती है रेडियल आर्टरी। तो पहले सुपरफिशियल पामर आर्च क्या करते हैं, सुपरफिशियल पामर आर्च कहाँ से है, अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी ने आगे ब्रांच ऑफ हुई, ब्रांच ऑफ होके अल्नर आर्टरी ने आर्च अपनी फॉर्म करनी स्टार्ट हुई। इस आर्च की जो है ये पहली ब्रांचेस पामर डिजिटल आर्टरीज आ जाती हैं। ये यहाँ पे यूं देगा पहले लिटिल डिजिट को, फिर उसके बाद कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज देगा 5th 4th 3rd को, और उसके बाद इस साइड से आर्च कंप्लीट हो जाएगी विद द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, वापस जाके इधर से यूं इस पॉइंट पे कंबाइन हो जाती है और आर्च कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ से रेडियल की कंट्रीब्यूशन आ जाती है। इसी तरह जब नीचे वाली साइड से देखें जो डीप पामर आर्च है तो वो इनिशियली रेडियल आर्टरी जा रही है। रेडियल आर्टरी ने एक जो नेम्ड आर्टरी है वो प्रिंसेप्स पॉलिसिस थंब की आर्टरी होती है वो देती है, उसके बाद सेकंड जो नेम्ड आर्टरी है रेडियलिस इंडेसिस वो देगी, और उसके बाद फिर ये पामर मेटाकार्पल आर्टरीज बाकी की होती हैं जो ये मल्टीपल छोटी छोटी नजर आ रही हैं। इसमें अगर कुछ चीजें याद रखनी है तो वही कि ये कंट्रीब्यूशन कौन सी किधर दे रही है, और ये जो नेम्ड आर्टरीज हैं एटलीस्ट ये पता हो किसकी ब्रांचेज हैं, क्योंकि ज्यादा आपसे ये चांसेस नेम्ड आर्टरी का पूछा जाएगा एज अपोज टू कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज का, या इनकी जो आगे टर्मिनेशन है कॉमन पामर डिजिटल प्रॉपर आर्टरीज, ये ज्यादा कम चांसेस है पूछे जाने के। ये इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि रेडियल और उसकी सप्लाई किस तरह स्प्लिट है, जो कि ये साइड बनती है मीडियल साइड, ये सारी अल्नर आर्टरी से सप्लाइड होती है, और रेडियल साइड जो है, हाँ सुपरफिशियल जो आर्च है वो मेनली अल्नर आर्टरी से फॉर्म होती है, और जो दूसरी है वो मेनली रेडियल आर्टरी से डीप आर्च। ये नर्व्स की टर्मिनेशन बिल्कुल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इनकी क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोबारा हैंड वाली पिक्चर से मैं बता दूंगा, इसमें कुछ खास उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये बैक साइड ऑफ द हैंड है, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ये बस वो जो आपके सारे टेंडन्स थे एक्सटेंसर्स जो सारे 12-13 हैं वो इधर बस हैंड में आके टर्मिनेट कर रहे हैं वेरियस पॉइंट्स पे। हाँ इधर जो एक स्ट्रक्चर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा, वो ये है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जो कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसकी बाउंड्रीज पता हूँ, और वो रफली ये वाला एरिया बनता है। इसमें थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो जो रफली ये एरिया यहाँ पे मैं टेंडेंस पॉइंट आउट करता हूँ कि ये एक टेंडन ये जा रहा है जो कि है बेसिकली एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, साथ इसके एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन जा रहा है, और इधर ऊपर वाली साइड से स्लिंगर आउट करता हुआ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन जा रहा है। तो ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और साथ इसके एक्सटेंसर और एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस जो हैं, ये तीनों यहाँ कंबाइन करके एक ट्राइंगल सा फॉर्म करते हैं,
जो कि आपका बेसिकली एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है। और ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की सिग्निफिकेंस एक तो ये है कि इसके अंदर से आपकी रेडियल आर्टरी पास करती है, और दूसरा इसकी बेस पे जो बोन पड़ी होती है वो स्कैफोइड होती है। और जब स्कैफोइड आपकी यहाँ पे फ्रैक्चर होती है तो इधर ही इसी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में आपकी टेंडरनेस टू पैल्पेशन होती है। तो ये 3 टेंडन्स का आपको पता होना चाहिए जो आपके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं, अंदर से कंटेंट क्या गुजरता है और इसकी बेस क्या चीज बनाती है। क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अगेन हैंड की तो एटलीस्ट हर हाल में पता हो कि क्या है, ज्यादा प्रॉक्सिमल फिर अनलाइकली है कि आपसे क्वेश्चन किया जाए। तो इसमें अगर हैंड पे मैं सिर्फ स्पेसिफिकली जूम इन करूं तो ये जो है अल्नर नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन और रेडियल नर्व की। अल्नर नर्व की आपकी बेसिकली लिटिल डिजिट, ये पामर साइड है, लिटिल डिजिट और साथ इसके जो फोर्थ डिजिट है उसका आधा हाफ, ये सारा पामर साइड अल्नर नर्व से सप्लाई है। और बाकी का जो सारा हैंड है पामर साइड वो मीडियन नर्व से सप्लाइड है। और इसको जब हम फ्लिप करेंगे बैक साइड पे जाएंगे तो अल्नर नर्व एज इट इज रहती है। अल्नर नर्व जो है वही जो एरिया फ्रंट पे था वही एरिया इसने बैक पे ऑक्यूपाई किया है, ये सारा डोर्सल साइड ऑफ लिटिल डिजिट और साथ फोर्थ डिजिट का हाफ। इंपॉर्टेंट चीज दूसरी है, जो नेल बेड्स हैं और उसका थोड़ा प्रॉक्सिमल एरिया है वो पामर वाली साइड से ही होती है, उसकी डोर्सल वाली साइड से इस तरह कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। और इधर जो बाकी है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल है वो मीडियन के पीछे वाला एरिया सारा सप्लाई करती है। तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, यूजुअली फोर्थ डिजिट भी इसमें वहां फोर्थ नहीं बनाया हुआ है। ये टेबल्स हैं, इसका कोई फायदा नहीं, ये अगेन मसल्स से, इन टेबल से मसल्स याद करना फेयरली इजी होगा अगर आप करना चाहो। यहाँ पे एक्शंस भी लिखे हैं और सारे उनके वो भी लिखे हुए हैं। वो क्या है, नर्व्स कौन सी हैं, नर्व रूट्स कौन सी हैं, मेजर नर्व रूट्स कौन सी हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है टेंडरनेस टू पैल्पेशन। टेंडरनेस टू पैल्पेशन, टेंडरनेस होती है बेसिकली जब आप टच करते हो तो तब पेन हो। पेन से डिफरेंस इसका यही होता है कि टच करने पे पेन को टेंडरनेस कहते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस करूंगा क्योंकि आपको जो अक्सर सिनेरियो बेस्ड आते हैं वो क्लिनिकल्स पे ही आता है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर्स और बोन्स का डिस्कस करते हैं। कल फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल किया था। मोस्ट कॉमन जो लोकेशन होती है मीडियल एंड लैटरल 1/3 का जंक्शन होता है। इसमें रिस्क ऑफ इंजरी टू सबक्लेवियन आर्टरी और जो लोअर आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसका हो सकता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आए तो फ्रैक्चर ऑफ जो ह्यूमरस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में आपके पास एनाटॉमिकल नेक तो रेयर होती है, सर्जिकल नेक ज्यादा फ्रैक्चर होती है। सर्जिकल नेक जब फ्रैक्चर होगी उसमें रिस्क होगा ऑफ डैमेज टू द axillary nerve and posterior circumflex humeral artery. And in the case of damage to axillary nerve आपकी हो जाएगी wasting of deltoid, loss of abduction of the वो shoulder joint, और उसके अलावा loss of sensation at the sergeant's patch उसे usually कहते हैं, जो आपके शोल्डर के ऊपर ही गोल सा पैच बनते हैं जहाँ पे यूजुअली रेजिमेंट्स बैज पहना जाता है या रेजिमेंट्स जो पैचेस होते हैं वो वहां पे पहने जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं ग्रेटर ट्यूबरोसिटी या लेसर ट्यूबरोसिटी के हो सकते हैं, और उसमें वही होगा कि आपके लॉस ऑफ रोटेटर कफ के होगा एक्शन का और जॉइंट स्टेबिलिटी खराब होगी। नेक्स्ट आता है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इंजरीज टू द रेडियल नर्व। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स में मोर कॉमनली आपकी रेडियल नर्व इंजरीज होती हैं क्योंकि वो वाइंड अराउंड करती है विद इन द रेडियल ग्रूव। और उस सिनेरियो में आपके, एक्चुअली मैं बुक भी साथ खोल लेता हूँ ताकि आप लोग वहां से भी देख लेंगे, किसी ने साथ साथ पढ़ना है। हम्म, stop share।
ये अब आ गया जी। ये मैं बुक प्योरली क्लिनिकल्स के लिए फिलहाल यूज करूंगा। हाँ तो खैर, फ्रैक्चर ऑफ जो सर्जिकल नेक की मैं बात कर रहा था, फ्रैक्चर ऑफ जो फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक है उसमें अगेन सॉरी फ्रैक्चर सर्जरी मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स। जो फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट होती है उसमें अगेन आपने केयरफुल रहना होता है कि आपकी रेडियल नर्व के डैमेज ना हो। इन केस आपका रेडियल नर्व का डैमेज होता है तो उसमें देयर विल बी रिस्ट ड्रॉप, क्योंकि डिस्टली आपकी रिस्ट ड्रॉप होती है। डिस्टली आपके सबसे वो जो मसल्स जा रहे होते हैं, फोर आर्म के मसल्स हैं, उसके सारा जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है दैट इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। तो आपकी जो करेक्टरिस्टिकली आपकी रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी। साथ आपका अगर बहुत हाई फ्रैक्चर है तो आपका लॉस ऑफ ट्राइसेप्स भी हो सकता है, लेकिन अगर लोअर मिड शाफ्ट फ्रैक्चर है तो जरूरी नहीं लॉस ऑफ ट्राइसेप्स भी हो, लेकिन ट्राइसेप्स भी अगेन सप्लाइड है बाय द रेडियल नर्व। यूजुअली मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स में ट्राइसेप्स स्पेयर हो जाती है। फिर आते हैं आपके मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल्स। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल के बिल्कुल पीछे से आपकी गुजर रही होती है अल्नर नर्व। इसीलिए फ्रैक्चर्स ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल या एनी पैथोलॉजी ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल विल इन्फ्लुएंस जो आपकी अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व अगेन आपकी जो इसकी सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन आएगी वो क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, जो मीडियल साइड ऑफ द हैंड है उस पर आपकी नमनेस आ सकती है, उसमें आपकी टिंगलिंग की सेंसेशन आ सकती है। बाकी मीडियन जो अल्नर नर्व है इसकी कंट्रीब्यूशन फोर आर्म मसल्स में तो सिर्फ दो ही थी, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो टेंडेंस थे और उसके अलावा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस था। तो यहाँ पे शायद इतना इफेक्ट ना हो, आपको क्लॉ हैंड नजर आएगा, लेकिन ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे। क्योंकि अगर आप याद करो तो पहले जो हमने इंट्रिंसिक मसल्स किए हैं, लोफ मसल्स के अलावा बाकी सब कुछ इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। और लोफ मसल्स क्या है, बेसिकली आपका थंब, थीना रेमिनेंस। तो जो भी डिजिट्स के सारे मसल्स हैं और लिटिल डिजिट के स्पेशली सारे मसल्स हैं, दे आर ऑल सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। तो इसीलिए एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द अल्नर नर्व में आपकी फाइन जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी। अभी मैं आगे इमेजेस दिखाऊंगा कैरेक्टरिस्टिकली अल्नर और मीडियन में क्या होती हैं, क्लॉ हैंड, एप हैंड, हैंड ऑफ बेनेडिक्शन। लेकिन फिलहाल यहाँ तक भी याद रख लो कि अल्नर नर्व में इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। फिर नेक्स्ट आपके फ्रैक्चर्स ऑफ द रिस्ट आते हैं। इसमें कोलीज और रिवर्स कोलीज या स्मिथ्स फ्रैक्चर होता है। जो कि कोलीज फ्रैक्चर होता है उसे डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी कहते हैं। उसकी अगर इमेज मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। um, ये जो मैंने अभी लोड किया है, बेसिकली यहाँ पे कौन सी इमेज सबसे अच्छी है, ये थोड़ी बेहतर है। इसमें ये जो इमेज मैंने थोड़ी हाईलाइट की है, इसमें बेसिकली अगर देखें तो कोलीज और स्मिथ फ्रैक्चर में मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का सिर्फ फर्क है। स्मिथ फ्रैक्चर में जो हाथ है उसकी तरफ बेंड हो रहा है, ऑलमोस्ट लाइक यू बना रहे हैं, और कोलीज फ्रैक्चर थोड़ा डिनर फोर्क की तरह आता है। अगर कोई और बेहतर इमेज हो तो उससे ज्यादा, ये कोलीज फ्रैक्चर की इमेज है। तो ये डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी से इसलिए कहते हैं क्योंकि अगेन ये इस तरह की और सी डिफॉर्मिटी होती है, एग्जैक्टली जिस तरह एक डिनर फोर्क होगा ये। अच्छा, तो खैर ये दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, जो डिस्टल रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर्स होते हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, स्कैफोइड फ्रैक्चर। स्कैफोइड फ्रैक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कैफोइड फ्रैक्चर एक तो इमीडिएटली पता नहीं चलता है एक्सरेज में, और दूसरा स्कैफोइड फ्रैक्चर में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं जब आपकी उसकी जो बोन है उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए। ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से बोन हील नहीं कर सकती है,
तो बोन निक्रोज कर जाती है। और ये कैरेक्टरिस्टिकली स्कैफोल्ड में हो सकता है क्योंकि इसकी रेट्रोग्रेड ब्लड सप्लाई होती है। रेट्रोग्रेड मतलब डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाती है, एक एंड से दूसरे एंड जाती है, तो जो इसका मिड पॉइंट होता है वहां से क्रॉस करके जाती है, और यूजुअली जो फ्रैक्चर होता है इसके मिड पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं। तो इसलिए इसकी डिस्टल एंड पे सही रहती है, प्रॉक्सिमल एंड पे ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं सकती है। उसके अलावा साथ साथ इसमें जो हेमेट है, हेमेट के फ्रैक्चर में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होती है आपकी अल्नर नर्व एंड आर्टरी, क्योंकि वो हुक ऑफ हेमेट के अराउंड पास करती हैं। तो फ्रैक्चर्स ऑफ द हेमेट मे लीड टू डैमेज ऑफ अल्नर नर्व और आर्टरी। फिर आता है बेंट्स फ्रैक्चर। बेंट्स फ्रैक्चर मैं सिर्फ नेम कर देता हूँ, मेटाकार्पल ऑफ द थंब का जो बेस का फ्रैक्चर है बेंट्स फ्रैक्चर होता है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर जो होता है यूजुअली सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल का होता है, प्रोफेशनल बॉक्सर्स में होता है, और फिफ्थ मेटाकार्पल का भी हो सकता है ये। फिर गायोन्स कैनाल सिंड्रोम है। गायोन्स कैनाल बेसिकली आपकी अल्नर नर्व जहां से पास करती है उसे कहते हैं। तो गायोन्स कैनाल सिंड्रोम में ये होगा कि अल्नर नर्व की उसके अंदर इंट्रैपमेंट होगी, जिसकी वजह से टिंगलिंग आपकी लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट में शुरू हो जाएगी, और साथ साथ जो हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनकी स्लाइट वीकनेस भी होगी। डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमिक क्लेविकल तो छोड़ो, जो कि आता है शोल्डर जॉइंट। इसमें मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन जो होती है एंटीरियर डिसलोकेशन होती है, और इसमें यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ डैमेज टू आइदर एक्सिलरी नर्व या फिर पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, रोटेटर का फ्रैक्चर यूजुअली प्रोलॉन्ग क्रॉनिक ओवर यूज की वजह से होता है, और उसके बाद फिर बंदे का ऑलरेडी वीकेंड होता है रोटेटर कफ, उसके ऊपर जब कोई सडन ट्रॉमा होता है तो वो रप्चर कर सकते हैं। तो यूजुअली मिडिल एज लोगों में होता है, यूजुअली फॉलोइंग इन्फ्लेमेशन ही होता है, और इसमें आपका पेनफुल शोल्डर होता है जिसमें उसकी सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड मीडियल लैटरल रोटेशन होगी। अच्छा, फिर आता है मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस। मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस एज द नेम्स सजेस्ट, मीडियल आपके एपिकॉन्डाइल का जो होता है उसकी जो ऊपर मसल्स की अटैचमेंट है, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम गोल्फर्स एल्बो या फिर मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और इसमें यूजुअली आपके जो फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ज्यादा गोल्फर्स की इंजरीज होती है। और इसको रिवर्स करें तो जो लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है वो यूजुअली टेनिस प्लेयर्स में होता है, और वो एक्सटेंसर्स जो सारे आपके यहाँ पे अटैच हो रहे होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाता है। क्यूबिटल टनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूप्रेटिन्स कंट्रैक्चर जो बेसिकली प्रोग्रेसिव थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस होता है, आपका जो पामर फेशिया होता है जो बहुत सुपरफिशियल सा फेशिया होता है, स्पेशली पामर एपोन्यूरोसिस जो होता है, और इसकी वजह से एक फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आ जाती है जिसमें आपके डिजिट्स जो हैं वो परमानेंटली फ्लेक्स रह जाते हैं, और उन्हें आपको खींच के स्ट्रेटन करना पड़ता है, और यूजुअली ये थर्ड एंड फोर्थ फिंगर्स में ज्यादा होता है। फिर एक ड्यूप्रेटिन्स कॉन्ट्रैक्चर है, तो इसके पैरेलल एक वॉकमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर होता है, और ये एज द नेम सजेस्ट्स इस्कीमिया की वजह से कॉन्ट्रैक्चर बनता है। यूजुअली समटाइम्स रिस्ट पे बन जाता है, यूजुअली ड्यू टू इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ कोई ना कोई। क्वेश्चन है कि थर्ड और फोर्थ में होता है, नहीं इसकी कोई रीजन नहीं है थर्ड और फोर्थ में क्यों होता है, बस यूजुअली यही इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था वॉकमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर है, तो इस्कीमिया यूजुअली क्या होता है जब आप बहुत टाइट कोई फ्रैक्चर के बाद कास्ट पहन लो, या आपने फ्रैक्चर को प्रॉपरली रिड्यूस नहीं किया, या कंपार्टमेंट सिंड्रोम बेसिकली अंदर आपके जो मसल्स हैं उनमें प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया ड्यू टू एनी रीजन, एडिमा कुछ भी, तो उसमें आपके जो मसल्स हैं दैट आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, जिस पॉइंट पे कार्पल टनल से क्रॉस करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपकी जो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस हैं या सेंसरी मैनिफेस्टेशंस वो पहले आती हैं और थोड़ी प्री डोमिनेट करती हैं, और जो बाकी आपकी वीकनेस और वो सब कुछ है वो इतना नहीं होता है, वो थोड़ा लेटर आता है। तो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन क्या होगी, जो आपके थंब फर्स्ट,
सेकंड डिजिट्स हैं, पामर साइड इसकी सेंसेशन का लॉस होगा क्योंकि ये मीडियन नर्व से सप्लाइड है। दूसरा, मीडियन नर्व से कौन सा एरिया सप्लाइड है आपके हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स में? थीनर एमिनेंस, लोफ मसल्स जो होते हैं। तो आपका जो थीनर एमिनेंस है उसकी वेस्टिंग होगी। थंब की जो मूवमेंट है स्पेशली एबडक्शन फ्लेक्शन सिवियरली इंपेयर हो जाएगी इसकी वजह से। फिर ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर फिंगर बेसिकली टीनोसाइनोवाइटिस होता है। साइनोवाइटिस मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, और ये यूजुअली नोड्यूल या स्वेलिंग के तौर पर प्रेजेंट करता है। ट्रिगर फिंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपनी फिंगर को स्ट्रेटन करते हो तो एक ट्रिगर की आवाज आती है। फिर उसके अलावा मैलेट्स फिंगर है और ब्यूटनियर्स डिफॉर्मिटी है, ये भी अगेन फ्रैक्चर डिफॉर्मिटीज हैं, इनके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज। नर्व इंजरीज में जिन नर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, स्टैब वुंड्स में हो सकती है, आपकी ब्रेस्ट सर्जरीज में हो सकती है, थोरेसिक सर्जरीज में इंजर हो सकती है। और इसमें कैरेक्टरिस्टिकली पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर, inability to elevate the arm above horizontal and subsequent winging of scapula होती है। तो ये 3-4 चीजें लॉन्ग थोरेसिक नर्व की जरूर पता होनी चाहिए। इनफैक्ट लॉन्ग थोरेसिक नर्व की अगर नर्व रूट्स भी पता हो तो वो भी अच्छी बात है। फिर आती है पोस्टीरियर कॉर्ड पॉल्जी, जिसको क्रच पॉल्जी भी कहते हैं, जिसको आप सैटरडे नाइट पॉल्जी भी कहते हैं। तो बेसिकली पोस्टीरियर कॉर्ड पॉल्जी होती है जो लोग प्रोलॉन्ग जेन्स पॉल्जी। जेन्स पॉल्जी चलो एंड पे देखते हैं, मुझे नजर नहीं आया कहाँ से गुजरी है मेरे सामने से, उसको सर्च कर लेंगे। खैर, पोस्टीरियर कॉर्ड पॉल्सी वो होती है कि जब आप क्रचेस का प्रोलॉन्ग यूज होता है तो क्रचेस जो हैं आपकी अंडर आर्म पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो वहां से आपकी जो पोस्टीरियर कॉर्ड गुजर रही होती है वो कंप्रेस हो सकती है। पोस्टीरियर कॉर्ड आगे जाके रेडियल नर्व बनाती है, तो इसकी प्रेजेंटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ हाई रेडियल नर्व लीजन। तो इसमें वही आपका कैरेक्टरिस्टिक रिस्ट ड्रॉप होगा, लेकिन साथ साथ आपकी जो ट्राइसेप्स है वो भी थोड़ी सी इम्पेयर्ड होगी। नेक्स्ट आती है इंजरी टू एक्सिलरी नर्व, यूजुअली ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस या फिर एंटीरियर या इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस। और इसमें जो आपकी है वीकनेस ऑफ लैटरल रोटेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली एबडक्शन ऑफ द आर्म, वो सेवियरली वीकन हो जाएगी। फिर इंजरी टू द रेडियल नर्व इटसेल्फ यूजुअली ड्यू टू मिडशाफ्ट फ्रैक्चर्स, ये हमने कर लिए। इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन एंड अल्टीमेटली लीड टू अ रिस्ट ड्रॉप। साथ साथ इसमें वीकनेस ऑफ एबडक्शन और एडक्शन ऑफ द हैंड भी हो सकती है। इंजरी टू द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके भी, क्यूटेनियस कंपोनेंट, मस्कुलर कंपोनेंट। मस्कुलर कंपोनेंट जो है आपके सारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करता है, और क्यूटेनियस कंपोनेंट लैटरल साइड ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करती है। तो जो आपका फोर आर्म है, लोअर हाफ ऑफ द आर्म जो है, उसमें सेंसेशन का लॉस होगा बाहर वाली साइड पे, थंब वाली साइड पे। साथ साथ आपकी सिवियर वीकनेस इन ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट हो जाएगा, और सिवियर वीकनेस इन सुपिनेशन भी होगी क्योंकि बाइसेप्स आपकी सुपिनेशन कराती है। अब स्पेसिफिक जो नर्व्स रह गए हैं, मीडियल और अल्नर रह गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों की डिस्टिंक्शन को समझना, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व की, जो कि मैं इनके अगेन वो भी निकाल लेता हूँ, एप hand of benediction and clawhead। मैं इनकी इमेजेस निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो साथ दिखा सकूं, क्योंकि इनकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन होती है। ये बेस्ट जो इमेज
मैं भी अच्छी इमेज ढूंढ रहा हूँ ताकि ऑनलाइन, ठीक है। तो बेसिकली जो के होती है, 1 मिनट रह गया, जो कि होती है मीडियन नर्व इंजरी। मीडियन, इसको मैं स्विच करता हूँ शेयर को। जो कि मीडियन नर्व इंजरी होती है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिकली प्रोड्यूस करती है एप हैंड। अब मीडियन नर्व में किस किस चीज का लॉस होगा, ऊपर से शुरू करें तो मीडियन नर्व पहली जो आपकी नर्व सप्लाई देती है वो फोर आर्म से देती है। तो फोर आर्म से मीडियन नर्व का लॉस स्टार्ट होगा तकरीबन सारे फोर आर्म के मसल्स। क्यों? क्योंकि तकरीबन सारा फोर आर्म मीडियन नर्व सप्लाई करता है, एक्सेप्ट फॉर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो टेंडन्स। तो ये जो सारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है, इसका लॉस होगा। साथ साथ हैंड में क्या चीज का लॉस होगा, जो आपका थीनर एमिनेंस है। थीनर एमिनेंस आपका बेसिकली थंब की सारी फाइन कंट्रोल है। तो इन दो चीजों का जब लॉस हो जाएगा तो आपकी एक करेक्टरिस्टिक होगी शेप, जो ये एप हैंड कहते हैं या फिर हैंड ऑफ बेनेडिक्शन भी होता है। दोनों रफली सेम चीजें हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपका फर्स्ट टू जो फर्स्ट थ्री जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाएंगे। जब आप हैंड से कहोगे क्लोज करे, तो उसकी जो ये दो डिजिट्स हैं, ये दो डिजिट्स बंद हो जाएंगी, फोर्थ और फिफ्थ। लेकिन फर्स्ट थ्री डिजिट्स एज इट इज रहेंगे, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। फर्क यहाँ पे